नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दिल्ली तशद्दुद से मुतालिक मामले में जामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ की समाजी कारकुन नताशा नारवाल और देवंगना कालिता को बड़ी राहत हासिल हुई है। दिल्ली की अदालत ने उन तीनों को फौरी रिहा करने का हुक्म सादिर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से दरखास्त जमानत मंजूर होने के बाद भी ताहाल तीनों को रिहा नहीं किया गया था। कुड़कुडोमा अदालत में जुमेरात के रोज इस मामले पर समाअत के बाद फैसला सुनाया गया, जिसे अदालत की जानिब से ईमेल के जरिए तिहाड़ जेल इंतजामिया को भेजा जाएगा ताकि रिहाई मुमकिन हो सके। ख्याल रहे कि तीनों कारकुनों के जरिए दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस उनकी रिहाई में रखना अंदाजी कर रही है। वकला के जरिए कहा गया कि पुलिस ने जानबूझकर तस्दीक करने में ताखिर की है। तीनों कारकुनों ने फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। तीनों ने अपील में कहा कि जमानत मंजूरी के फैसले के 36 घंटों के बाद भी तीनों को रिहा नहीं किया गया। वकील की जानिब से कहा गया कि अब तक रिहा ना होने की वजह से उनके हुकूक पामाल हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हुक्म है कि जमानत मंजूर किए जाने के बाद रिहाई हो जानी चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस के वकील के तईं सख्त रवैया अख्तियार किया। सवाल पूछा गया कि तमाम मुल्जिमीन 1 साल से आपकी तहवील में हैं, तो अब किस तरह की तस्दीक की ज़रूरत है। वकील का कहना है कि तस्दीक में कुछ परेशानी हुई है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने हमें हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान पुलिस ने तीनों के पतों की तस्दीक करने के लिए 3 दिन का वक्त तलब किया था। पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने तीनों की दरखास्त से जमानत मंजूर करने पर एतराज़ जाहिर किया है। ख्याल रहे कि दिल्ली फसाद मामले में इन तीनों के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सरजनिश करते हुए तीनों की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट से जुड़े एक वायरल वीडियो पर तनाज़ा गहराता जा रहा है। मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी समेत दीगर लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है। एडवोकेट अमित आचार्य ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जर्नलिस्ट आरिफा खानम शेरवानी और एक्टर आसिफ खान का भी नाम है। इल्ज़ाम है कि मामले में इन सभी के भड़काऊ ट्वीट किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। इस बीच खबर है कि गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया और मामले से जुड़े वेरीफाइड अकाउंट होल्डर्स को नोटिस जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। जराये के मुताबिक जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। स्वरा ने ट्विटर पर लिखा था कि गाजियाबाद लिंचिंग मुतासिरा का फैमिली बिजनेस कारपेंट्री यानी बढ़ाई का है, वो तावीज़ बनाने के बारे में कुछ नहीं जानता। गिरफ्तार किए गए जो को एक्यूज थे, उनका भाई भी पुलिस के बयान को चुनौती दे रहा है। इन दावों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि खानदान की जानिब से 6 जून को ही राइटिंग में शिकायत दी गई थी, जिसकी तस्दीक की गई। हालांकि पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है। मुहर पर लिखी तारीख से पता चलता है कि FIR से पहले सैफी पर उनके हमलावरों की जानिब से जय श्री राम कहने का इल्ज़ाम पुलिस के नोटिस में लाया गया था। आरिफा ने FIR पर कमेंट करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये किसी वाक़े के ऑफिशियल वर्जन से हटकर की गई रिपोर्टिंग को जुर्म कह देने की कोशिश है। एक जुर्म हुआ है जिसके शिकार शख्स ने वाक़े के बारे में खुद क्या कहा है वो बताया है। इसकी रिपोर्टिंग के लिए द वायर पर FIR दर्ज की गई है। हिंदुस्तान में ट्विटर से कानूनी हिफाजत यानी लीगल इम्यूनिटी जो होती है वो छीन ली गई है। इस पर अब IPC के मामले दर्ज हो सकेंगे। पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। मरकजी हुकूमत ने IT खवानीन पर अमल ना करने पर यह कार्रवाई की है। हालांकि ट्विटर और हुकूमत के बीच फरवरी 2021 से ही तनातनी चल रही है। फरवरी में हुकूमत ने ट्विटर को 1178 नामों की एक लिस्ट सौंपी थी। हुकूमत का कहना था कि इन ट्विटर हैंडल से लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इसीलिए इन्हें फ़ौरन बंद कर दिया जाए। अगर अहकाम पर अमल नहीं किया गया तो IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई होगी। ट्विटर पर हुकूमत के इस हुक्म का कोई असर नहीं हुआ। ट्विटर ने एक बयान में कहा कि हम मीडिया ग्रुप, रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट और कायदीन के अकाउंट्स पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम अपने यूज़र्स के बोलने की आज़ादी के साथ हैं। इसके बाद हुकूमत और ट्विटर में शुरू हुई तनातनी बढ़ गई। न ट्विटर झुकने को तैयार हुआ और ना ही हुकूमत।
ट्विटर की मजबूती की दो बड़ी वजूहात हैं, एक तो उसका बड़ा यूजर बेस और दूसरा कमाई का जरिया। ट्विटर 11 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था। इसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती रही। 2019 के बाद ट्विटर के यूजर बेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। 2020 तक ट्विटर के 18 करोड़ 60 लाख डेली एक्टिव यूजर्स थे, जो 2021 की पहली तिमाही तक 19 करोड़ 20 लाख के पार हो गए। अगर मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो यह आंकड़ा 35 करोड़ के पार चला जाता है। हिंदुस्तान में ट्विटर के करीब 1 करोड़ 75 लाख डेली यूजर्स हैं। साल 2020 में ट्विटर ने 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जुटाया था। ये पिछले साल के मुकाबले 7.4% ज्यादा था। ट्विटर अपने रेवेन्यू को दो हिस्सों में बांटता है, पहला एडवर्टाइजमेंट से हुई कमाई, दूसरा लाइसेंसिंग और दीगर खिदमात से हुई कमाई। 2020 में ट्विटर ने एडवर्टाइजमेंट से 86% यानी करीब 23,400 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें प्रोडक्ट्स, ट्वीट्स और अकाउंट्स का प्रमोशन शामिल था। इसके अलावा 14% यानी 3,700 करोड़ रुपए डेटा एनालिसिंग और दीगर खिदमात से मिले। दुनिया भर में 10% सोशल मीडिया यूजर्स ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, कारोबारी और ब्रांड्स शामिल हैं। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 6 करोड़ 87 लाख फॉलोअर्स के साथ इस लिस्ट में वो 12वें नंबर पर है। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के इम्तिहान के रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 रुकनी कमेटी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के इम्तिहानात को फाइनल रिजल्ट की बुनियाद बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में तुलबा ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं क्लास के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में हासिल किए गए मार्क्स को रिजल्ट की बुनियाद बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 11वीं के नंबर्स को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे इम्तिहान देना चाहते हैं उनके लिए हालात नॉर्मल होने पर अलग इम्तिहान का इंतजाम भी किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि 1929 से सीबीएसई अपनी खिदमात दे रही है। तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ डिज़ाइन किया है। 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम और सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं से अलग होते हैं, इसलिए हमने पिछले 3 साल 10वीं, 11वीं और 12वीं को बुनियाद बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स ने कहा है कि नतायज का ऐलान करने के फॉर्मूले के साथ एक ऑप्शनल इम्तिहानात का वक्त भी बताया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर गाड़ियों से जुड़े कागजात की वैलिडिटी बढ़ा दी है। मुल्क में जारी कोरोना के खैर को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और गाड़ियों के परमिट और दीगर फिटनेस सर्टिफिकेट्स 30 सितंबर 2021 तक वैलिड रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जानिब से जारी अहकाम में कहा गया है कि एनफोर्समेंट ओहदेदार फिटनेस, सभी किस्म के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और दीगर सभी मुताल्लिका कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक माने। इसमें वो सभी कागजात शामिल हैं जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने जा रही है। वजारत ने कहा कि इस फैसले से शहरियों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ खिदमात लेने में मदद मिलेगी। वजारत ने सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ को इन अहकाम पर अमल करने की सलाह दी है। वजारत ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में काम कर रहे शहरियों, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर तंजीमों के मफाद में एडवाइजरी का मुकम्मल तौर पर अमल करना है। एंटीलिया और मनसूख मर्डर केस में चारशंबे के रोज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साबिक एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कुछ देर की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 28 जून तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया। शर्मा के साथ एनआईए ने मनीष सोनी और सतीश त्रिभुतकर को भी अरेस्ट कर लिया है। एनआईए ने अदालत में बताया कि मनसूख के कत्ल में इन दोनों का भी हाथ है। गिरफ्तारी से पहले शर्मा के अंधेरी ईस्ट के भगवान
भवन अपार्टमेंट में रेड हुई और यहां कई घंटे तक शर्मा से पूछताछ भी की गई। 1 दर्जन से ज्यादा की तादाद में एनआईए के लोग शर्मा के घर को खंगाल रहे थे। जराये के मुताबिक शर्मा के मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एनआईए ने जब्त किया। शर्मा पर एंटीलिया केस में सबूत मिटाने और साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। एनआईए जानना चाहती है कि प्रदीप शर्मा बर्खास्त किए गए एपीआई सचिन मजे और साबिक कांस्टेबल विनायक शिंदे के राब्ते में थे या नहीं। मनसुख हिरेन के कत्ल के केस में अरेस्ट किया गया साबिक कांस्टेबल विनायक शिंदे भी शर्मा का करीबी रहा है। शिवसेना के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके शर्मा थाने की एंटी एक्सटॉर्शन सेल में रह चुके हैं। 90 के दहे में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम में शामिल किया गया था। इस टीम को अंडरवर्ल्ड के सफाई का जिम्मा सौंपा गया था। यहीं से शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। लोक जनशक्ति पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के आसार अभी बहुत वाजे हो चुके हैं। पारस ग्रुप की कमान पशुपति कुमार पारस के हाथों में चली गई है। जुमेरात के रोज नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पारस को पार्टी का कौमी सदर चुना गया। उन्हें इजलास में पहुंचे सभी 71 अरकान ने सपोर्ट किया। इसका बाद में ऑफिशियली इसका ऐलान किया गया। एलजीपी कायद सूरजभान सिंह पार्टी के अलग अलग ओहदों के लिए हो रहे इंतखाबात का वो मुंतजिम हैं। ये इजलास दोपहर 12:30 बजे सूरजभान के घर पर ही शुरू हुआ था। इस दौरान 10 प्रपोजर्स ने पारस का नाम पार्टी के कौमी सदर के ओहदे के लिए रखा। इससे पहले ही सूरजभान के भाई और एमपी चंदन सिंह ने कहा था कि पशुपति को पार्टी का कौमी सदर बनाया जाएगा। तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, जनता दल यूनाइटेड का मैं जरूर बोलूंगा, उनका हाथ जरूर है। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं। हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से, और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे ये जिम्मेदारी भी मेरी है। कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। मैं आप सबके माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने। पंजाब में आइंदा इंतखाबात से कबल सियासी हलचल के दौरान रियासत के 3 अरकान असेंबली वाली जमात पंजाब एकता पार्टी ने कांग्रेस में इंजमाम का ऐलान कर दिया। तीनों अरकान असेंबली सुखपाल सिंह खेरा, जगदेव सिंह और पिरमल सिंह ने जुमेरात के रोज राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सीनियर लीडर और उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत भी मौजूद थे। उनके दोनों साथी हमारे MLAs हैं और इनको तो सब जानते हैं। ये आप पार्टी के बहुत प्रोमिनेंट नेता रहे, तब रहे। तो इन्होंने पिछले दिनों हम लोगों के आग्रह पर कांग्रेस ज्वाइन की। तो आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को ये धन्यवाद देने के लिए आए थे और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और अभी उनसे मिल करके आ रहे हैं। बाकी आप कुछ पूछना चाहें? सर, आप तो पूछना क्या पंजाब लीडरशिप फिर दिल्ली आ रही है क्या? आप मुझसे ये सवाल अभी मत पूछिए, अभी आप खैरा साहब को कंसंट्रेट करिए। आज एक बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए साथियों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुखपाल खैरा जी को कि वो अपने साथी विधायकों से भी मिलाएंगे और अपनी बात भी कहेंगे।
शुक्रिया जी। और भाई थोड़ा आगे करना दादा। आज हम कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी जी से मिलने आए थे, उनका आशीर्वाद लेने आए थे, उनका धन्यवाद करने आए थे, क्योंकि मैं और मेरे दो कुलीग्स यहाँ जगदेव सिंह जी कमालू जो एमएलए मौड़ है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से, और पिरमल सिंह जी खालसा जो एमएलए हैं भदौड़ बरनाला डिस्ट्रिक्ट से, पिछले समय में हमने रावत जी से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से, सुनील जाखड़ जी से, पीसीसी प्रेसिडेंट से बात करके, और हमने ये फैसला निर्णय लिया था कि मैं कांग्रेस रिजॉइन करूंगा और ये साथी हमारे कांग्रेस में आएंगे। तो आज इस जो पिछले दिनों में हमारा जो एक ज्वाइनिंग प्रोसेस इनिशिएट किया था, अभी उसमें हमारी जो एक पार्टी है पंजाब एकता पार्टी, जिसका पूरा पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेसिडेंट्स हैं उनके, हमारे यहां तक के दुनिया भर में कोरोना ने लंबे वक्त से हाहाकार मचाया हुआ है। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 3,97,962 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 9,464 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। राहत की बात ये रही कि बीते दिन 4,55,659 लोगों ने कोरोना को मात दी। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद की बात करें तो दुनिया में बीते 15 दिनों में 19,50,000 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 1 जून को दुनिया में 1,36,12,040 एक्टिव केसेस थे। यह आंकड़ा पिछले दिन घटकर 1,16,61,467 तक पहुंच गया है। दुनिया में अब तक 17,78,00,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, वो मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 38,49,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16,23,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,16,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान में कमजोर पड़ चुकी है। पिछले 2 दिन से रोज आने वाले मामले भी 60,000 के आसपास आ गए हैं। रियासतों में भी केसेस तेजी से घट रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 4 रियासतें ऐसी हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। लेकिन जब हम ज़िलों के लेवल पर अगर जाते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नज़र आती है। मुल्क के जुमला 734 ज़िलों में से 33% यानी 245 ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है। यानी WHO के मुताबिक इन ज़िलों में इन्फेक्शन अभी बेकाबू है। इन 245 ज़िलों में से 114 ज़िले ऐसे हैं जहां इन्फेक्शन की शरह, इसका रेट 10% से भी ज़्यादा है। 9 ज़िले तो ऐसे भी हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 50% से भी ज़्यादा है। इनमें 6 अरुणाचल प्रदेश के, 2 नागालैंड के, तो 1 मेघालय का है। अरुणाचल के कुमाई ज़िले में तो पिछले 7 दिन में जितने लोगों की भी टेस्टिंग की गई वो सभी पॉजिटिव मिले, यानी वहाँ 100% पॉजिटिविटी रेट है। एक और ख़ास बात, इस ज़िले में एक भी RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ, सभी टेस्ट एंटीजन ही हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 67,256 नए पॉजिटिव केसेस मिले। 2,329 मुतासरीन की मौत हो गई। 1,03,853 ठीक हो गए। बीते 24 घंटों में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 38,950 की कमी आई। सभी 8,21,000 फिलहाल 8,21,392 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI को WHO ने मंजूर कर लिया है। कोवैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए कंपनी ने 19 अप्रैल को EOI सबमिट किया था। मामले में अब प्री सबमिशन मीटिंग 23 जून को होगी। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में वबा जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में हेल्थ प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है। WHO ने फाइजर की वैक्सीन को 31 दिसंबर 2020 को, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को 15 फरवरी 2021 को और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को 12 मार्च को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया था। WHO के मुताबिक इमरजेंसी हालात को देखते हुए जल्द से जल्द दवा, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करना और अप्रूव करना ज़रूरी है, वो भी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी के जो पैमाने हैं उस पर खरा रहते हुए। ये असेसमेंट वबा के दौरान आमतौर पर लोगों के लिए इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को ध्यान में रख के किया गया है।
पूरी दुनिया को दहशत में मुब्तला करने वाला आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज हो रही है और कोरोना वैक्सीन इस वक्त इससे तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन जरिया है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में 70% नौजवानों को कोरोना की वैक्सीन लगने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ये बात बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट में बताई गई। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक चारशंबे के रोज न्यूयॉर्क में 70% नौजवानों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मिल होने पर जश्न मनाया गया और इस मौके पर मकामी इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस शहरियों को इस मकाम पर बड़ी तादाद में जमा होने की इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता आतिशबाजी बराह रास्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर नशर की गई। आतिशबाजी के अख्ताम पर मकामी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में आयत कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वो कुछ रोज SOPs पर अमल करें। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने ऐलान किया कि अब हमारी रियासत का शुमार सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन लगाने वालों में पहले नंबर पर होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमने अवाम के ताउन से एक अहम संग मील अबूर किया है। उन्होंने बताया कि 30% शहरियों में से 12 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे हैं जिन्हें फिलहाल वैक्सीन फराहम करने का फैसला नहीं किया गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अहम संग मील अबूर करने पर सियासी जमातों के कायदीन, अवाम और डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका और चीन के बीच दूसरे मुल्कों को वैक्सीन डोनेट करके फॉरेन पॉलिसी मजबूत करने की होड़ मची हुई है। इस बीच चीन के ग्लोबल टाइम्स, चाइना डेली समेत शिन्हुआ एजेंसी जैसी मीडिया तंजीमों ने अमेरिका की वैक्सीन पॉलिसी का मजाक उड़ाया है। अमेरिका ने 14 जून को त्रिनिदाद और टोबैगो को फाइजर वैक्सीन की 80 शीशियां डोनेट की हैं। इस जानकारी को अमेरिकी एम्बेसी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया गया। अमेरिकी एम्बेसी ने अपने ट्वीट में कहा कि फाइजर के एक डोज में वैक्सीन के 5 से 6 डोज होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसे डोज के हिसाब से गिना जाएगा। चीन के शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने अमेरिका के इस डोनेशन का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि अमेरिका ने काम कम और बातें ज़्यादा वाली कहावत को सही ठहराया। क्या अमेरिका को इस डोनेशन के लिए सबसे बुरे पब्लिक रिलेशन अवार्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना जाएगा। एजेंसी ने इस पर चारशंबे को एक आर्टिकल भी पब्लिश किया। अमेरिका की ट्वीट को शेयर करते हुए न्यूज़ एजेंसी ने 10 ट्वीट किए जिसमें अमेरिका का मजाक उड़ाया गया। चीन ने मई में त्रिनिदाद एंड टोबैगो को सिनोफार्म वैक्सीन के 1 लाख डोज डोनेट किए थे। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत चीन ने अब तक 53 मुल्कों को फ्री टीके मुहैया करवाए हैं। चीन ने अब तक टोटल वैक्सीन डोनेशन का डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन 15 जून तक 16.82 मिलियन यानी 1,60,82,000 वैक्सीन डोज डोनेशन कर चुका है। दुनिया में अपना असर बढ़ाने के लिए अमेरिका और चीन दोनों ही वैक्सीन डोनेशन पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन में हुई G7 समिट में भी अमेरिका ने इस पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका दुनिया के गरीब मुल्कों को फाइजर वैक्सीन के 50 करोड़ डोज डोनेट करेगा। आंख की रोशनी से लेकर मरीजों की जान तक ले लेने वाले ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस के 3 मरीजों का इलाज पटना की इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में किया गया। बिहार में ऐसा पहली बार है जब बिना ऑपरेशन किए नाक के रास्ते डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मरीज के ब्रेन से निकाल दिया। तीनों मरीज पूरी तरह से सेहतमंद हैं। IGIMS के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ब्रेन सर्जरी का ये तरीका काफ़ी कामयाब रहा। इसमें मरीज तेज़ी से रिकवर हुए हैं। इससे पहले IGIMS ने ब्रेन की कई ओपन सर्जरीज की हैं, लेकिन ये एंडोस्कोपी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल होती है। IGIMS के ENT डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर राकेश सिंह बताते हैं कि नाक के रास्ते ब्रेन की सर्जरी कर फंगस को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेन के फ्रंटल लोब में फैले फंगस को नाक के रास्ते सर्जरी से निकाला गया। एक मरीज में कम से कम 3 घंटे का वक्त लगता है। इसमें नाक के रास्ते ब्रेन के उस हिस्से में पहुंचा जाता है जहां फंगस जाल बनाता है। जिन 3 मरीजों की सर्जरी इस पीरियड के दौरान की गई है उनके अंदर इन्फेक्शन का फैलाव ज़्यादा हो गया था। IGIMS में
एक ऐसे मरीज की नाक के रास्ते ब्रेन की सर्जरी की गई जिसके आधे ब्रेन में ब्लैक फंगस पूरी तरह से जाल बना चुका था। आंखों में अटैक करने के बाद फंगस दिमाग के कंट्रोल लोब तक पहुंच गया था। मरीज की सर्जरी कर ब्रेन के आधे हिस्से में फैल चुके फंगस को निकाला गया। इस मरीज की आंखों की रोशनी नहीं बच पाई है, लेकिन आंख नहीं निकालनी पड़ी है। आईआईटी कानपुर में बने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जल्द ही अमेरिकी बाजार में बिकने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। 2 अमेरिकी कंपनियों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी इंडीमा फाइबर को कॉन्सेंट्रेटर के ऑर्डर दिए हैं। अब तक अमेरिका के बाजारों में चीन में बने कॉन्सेंट्रेटर ही बिक रहे थे। आईआईटी कानपुर की कंपनी ने कॉन्सेंट्रेटर में जीपीएस भी लगाया है। खास बात यह है कि इन कॉन्सेंट्रेटर्स को लगातार 5 घंटे तक चलाया जा सकता है और फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा काम में लिया जा सकता है। अमेरिकी कंपनियों से मिले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑर्डर के बीच चीनी कंपनियां सहित सख्ते में आ गई हैं। चीन में बनने वाले कॉन्सेंट्रेटर के दामों में काफ़ी फर्क है। डॉक्टर सुनील डोले ने बताया कि अमेरिकी कंपनियों से हमको ऑर्डर मिला है, उनसे हमारा 1 साल का करार हुआ है, जिसके तहत हर महीने वो हमसे कॉन्सेंट्रेटर खरीदेंगे। ये वक्त अमेरिका के बाजार में बिक रहे चाइना के कॉन्सेंट्रेटर्स का दबदबा है। चीन में बने कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमत 50,000 रुपये तक है, जिसकी ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी 5 लीटर पर मिनट है। कोरोना के मरीजों के लिए 10 लीटर्स पर मिनट वाला ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत होती है। अमेरिका, जापान या जर्मनी में बने कॉन्सेंट्रेटर्स की औसतन कीमत 1 लाख रुपए तक है। अमेरिकी कंपनियों को भेजे जाने वाले इंडीमा फाइबर के कॉन्सेंट्रेटर की कीमत 75 से 80 हज़ार रुपये के बीच में होती है। ये कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन देती है। आने वाले वक्त में अगर मुल्क में कच्चे माल की कीमत कम होगी तो अपने आप इन कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमत भी घट जाएगी। इन कॉन्सेंट्रेटर्स के पार्ट्स को महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में डेवलप करके पुणे में इसे असेंबल किया जाता है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर उठाए गए सवालों का कांग्रेस ने जुमेरात के रोज जवाब दिया। कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाए हैं। वहीं राहुल का वैक्सीनेशन 16 मई को शेड्यूल था, लेकिन उससे पहले ही वो कोरोना से मुतासिर हो गए। अब वो गाइडलाइंस के मुताबिक तय वक्त के बाद ही वैक्सीन लगवाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि वो बेकार के मुद्दों को बनाना बंद करे और मुल्क की पूरी आबादी को वैक्सीन लगवाने के राजधर्म को पूरा करें। पिछले रोज कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाए जाने के इल्जामात पर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने पूछा था कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी बताएं कि उन्होंने कब वैक्सीन लगवा लिया। क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं? क्या गांधी परिवार को कोवैक्सीन पर भरोसा है या नहीं? उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर कोरोना की बदइंतजामी के हवाले से मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट मुश्तरक की है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर गरीबी में इजाफा करने में हिंदुस्तान का ताउन सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हुकूमत हिंद की कोरोना के हवाले से की गई बदइंतजामियों का ये नतीजा है, लेकिन अब हमें हर हाल में मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। मुल्क की असर-ए-नौ तामीर तभी मुमकिन हो सकेगी जब वज़ीर-ए-आज़म अपनी गलती का एतराफ़ करें और माहिरीन से सलाह लें। तरदीद का रवैया अख्तियार किए रखना किसी मसले का हल नहीं है। राहुल गांधी ने जो रिपोर्ट मुश्तरक की है उसमें दावा किया गया है कि जो लोग वबा के दौरान खिते इफलास से नीचे चले गए और यौमिया $2 से भी कम कमा रहे हैं, उनमें हिंदुस्तान के लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। आखिर में हम आपको एक दिलचस्प खबर सुनाते हैं जो आमों से जुड़ी हुई है। दुनिया में आम की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो सबसे महंगी है। ताइयो नो तामोगो आम की किस्म सिर्फ जापान के मियाजाकी सूबे में पाई जाती है। इसके 2 आमों की जोड़ी 2.5 लाख रुपए तक में मिलती है। इनकी खेती सिर्फ स्पेशल ऑर्डर मिलने पर ही की जाती है, यानी इस आम को बड़ी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये आधा लाल और आधा पीला होता है। जापान में इसे गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसे एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है। इसके तहत आम के पेड़ पर
फल आते हैं। एक एक फल को जालीदार कपड़े में बांध दिया जाता है। इस आम का वजन करीब 350 ग्राम तक होता है। इस लिहाज से सिर्फ 700 ग्राम यानी 2 आम की कीमत जब 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो 1 किलो के लिए तो करीब 3 लाख रुपए से ज़्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।